निंदनीय घटना थी। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो आओ मैदान में और सैनिक की आंखों में डाल करके उससे धर्म पूछने की कोशिश करना। तुम्हारे लफ्ज निकलने से पहले तुम्हारे हलक में गोली आ जाएगी। तुम किसी ऐसे योद्धाओं से टकराते तो तुम्हें पता भी चलता कि हिंदुस्तान की धरती बेटे और बेटियां पैदा नहीं करती है, शिंगनी और शेर पैदा करती है। 26 लोगों को मार दिया गया। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर है? बिल्कुल, ये बिल्कुल पाकिस्तान का किया हुआ ये षड्यंत्र है और उसी की योजना के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। जो हम अभी कर रहे हैं कि हमने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर देते, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस भेज देते हैं। इज दैट द सॉल्यूशन? जिस तरह से लादेन को अमेरिका ने सुबह तड़के जो है उसको जहन्नम पहुंचा दिया, तो वैसे ही इनको भी पहुंचाना चाहिए। तो कोई मोदी से क्यों नहीं पूछता? कोई शाह साहब से क्यों नहीं पूछता? कोई करंट गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछता? Hello and welcome. My name is Gaurav. I'm a part of Ex Monks Drive, a podcast that brings to you people who've done some really remarkable work in their lives. Through this podcast, I would like to express my sincere condolence to the families of those innocent 26 people, men, women, tourists, who visited Pahalgam, Kashmir on 22nd of April 2025. Of course, they didn't know what they were getting into. I remember my first visit to Kashmir for a consulting assignment, and I could overhear people saying that there's someone who have come from India to deliver this. In that moment, I had that deep sense of fear. I was not very sure if I'm at a place which is safe for me. This episode is not about fear. It's not about to look at the anxieties that one goes through while walking on the streets of Kashmir as well. It's about understanding what happens, what's the real scenario when you are in Kashmir, when you're sitting in the heart of what we call as the paradise of India. And to guide us, we have today Captain Yogendra Singh Yadav, the youngest Paramveer Chakra awardee, one of the only 3 Paramveer Chakra awardees who are still alive. Because he's somebody who has been on the forefront of the battlegrounds, who have faced bullets, 17 bullets, and just escaped death during the Kargil war. 22 April 2025. History repeats. अभी जब कुछ दिन पहले पहलगांव में फिर से अटैक हुआ हिंदुस्तान पे, अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को अगर आप सोल्जर की आईज से देखते हो, एक सिपाही की आंखों से देखते हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? अगर मैं सिपाही की दृष्टि से देखता हूँ और मैं सिपाही हूँ, हिंदुस्तान के सिपाही से कोई आंख मिला करके धर्म पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं, ये वो कायर लोग हैं, नपुंसक लोग हैं, वो निर्दयी लोग हैं जो बेकसूर लोगों के ऊपर ये अत्याचार करते हैं, उनकी हत्या करने में और हत्या करके जश्न मनाने में अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। ये निंदनीय घटना थी। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ मैदान में और सैनिक की आंखों में डाल करके उससे धर्म पूछने की कोशिश करना। तुम्हारे लफ्ज निकलने से पहले तुम्हारे हलक में गोली आ जाएगी। ये हिंदुस्तान का सैनिक है। तुम उन लोगों के ऊपर, अरे जो अपनी जिंदगी के कुछ पलों को हमारे धरती के स्वर्ग कश्मीर की वादियों में उनको बिताने के लिए गए, निहत्ते हैं, लाचार हैं। वो एक अपने खुशियों की उमंग में डूबे हुए हैं और वहां तुम गोलियां चला रहे हो और पूछ के चला रहे हो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ, हिंदू हो या मुसलमान, तुम गोली इस तरह से चला रहे हो। गोली पर धर्म नहीं लिखा होता। अगर मैं वहां होता या हिंदुस्तान का कोई और सैनिक होता, तुम धर्म पूछने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होती।
तो ये बुज़दिल लोगों का काम है। और हाँ, एक सैनिक होने के नाते ये भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में चूक रही है। सर 25 हिंदू लोगों से पूछा गया कि तुम बताओ कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। एक कश्मीरी, लोकल कश्मीरी, 26 लोगों को मार दिया गया। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है? बिल्कुल, ये बिल्कुल पाकिस्तान का किया हुआ ये षड्यंत्र है और उसी की योजना के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि वो ये जानता है कि हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति की अनेक सफलताओं को चूम रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति, रहने के रहन सहन के स्तर बेहतर हो रहे हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक यूनिटी में रहते हैं और ये इस राष्ट्र की ताकत है। तो उन्होंने एक नया खेल शुरू किया है कि अब हम धर्म पूछ करके गोली मारेंगे, ताकि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान में और नफरत बढ़ जाए। यहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में इतने बैरी हो जाए कि एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाए, कहीं गृह युद्ध ना इनका हो जाए। इनका गृह युद्ध होगा देश में, हमारे में अशांति होगी। तो जब हम जितनी तेजी के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी डगमगा जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन ये देश इस ऐसी घटनाओं से टूटने वाला नहीं है। इनको समझ आना चाहिए कि ये देश, अरे मुगलों के राज्य में नहीं, मुगलों ने जब 700 साल राज किया था तब नहीं ये देश टूट पाया। तुम चंद लोग इस देश को तोड़ने की चेष्टा करोगे। यहाँ का मुसलमान भी उतना ही राष्ट्रभक्त है जितना हिंदू है। नहीं तो ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी को पढ़ लेना, अब्दुल हमीद की वीरता को समझ लेना। ये वो शूरवीर योद्धा हैं। और नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ लेना, इन्होंने राष्ट्र की यूनिटी और राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। और मुसलमान जब पाकिस्तान के लोगों को मौत की नींद भी सुलाया है। 1947, 1965, 1971, 1999, अगर आप इन 4 हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई को देखेंगे तो पाकिस्तान ने बार बार मार खाई है और ये बार बार ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तानी होते हैं, उनका मानसिक संतुलन क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है कि वो बार बार क्रॉस बॉर्डर्स कर सिविलियंस पे अटैक करते हैं, जैसे आपने कहा, जिनके पास जो कुछ कर ही नहीं सकते उनका? हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान ने 4 बड़े युद्ध लड़ करके देख लिए हिंदुस्तान से। हार के देख लिए, लड़ करके देखा और लड़ करके उन्होंने अपने उस हार को देखा है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने उनको हराया है। और हराया ही नहीं, 1971 में तो उनके देश के 2 टुकड़े भी कर दिए। तो ये उनको पता है कि हिंदुस्तान से हम प्रत्यक्ष रूप से जीत नहीं सकते हैं। तो वो एक नई अलग अपनी टैक्टिक्स को अपना रहा है, प्रॉक्सी वॉर। तो टेररिस्टों को पालना, उनको हिंदुस्तान में भेजना ताकि हिंदुस्तान के अंदर अशांति हो, देश आंतरिक रूप से अस्थिर हो जाए, ये उन्नति और प्रगति ना कर पाए। लेकिन भूल रहे हैं कि आपने 1990 से उस कश्मीर के अंदर उग्रवाद की फसल को उगाया और इस हिंदुस्तान की फौज ने उस फसल को नष्ट नाबूद किया है। तुम कितनी भी अलग तकनीकी अपना लो, तुम कितने भी तरीके अपना लो, तुम जीत नहीं पाओगे और इस मुल्क को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाओगे। यादव जी, एक बात बताइए, ये जो अटैक हुआ, ऐसा तो नहीं है पहली बार अटैक हुआ? 26/11 पे अटैक हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उससे पहले अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ, और ये अटैक बार बार हो रहे हैं।
तो नहीं, बिल्कुल ये बार बार अटैक हो रहे हैं क्योंकि वो एक दहशत फैलाना चाहते हैं। किसमें? आम नागरिकों में। जब हम दहशत होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, वो हम घरों में छुपे रहेंगे। हाँ, हम खुल करके जो है अपने कामों को नहीं कर पाएंगे। तो इससे इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, और इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है तो राष्ट्र के ऊपर असर पड़ता है। तो तुम्हारे पास तुम कितने भी धमाके कर लो, कितने ही तुम अटैक कर लो, ये हिंदुस्तानी आपके धमाकों से डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे पास इतनी गोलियां नहीं हैं जितने पास हिंदुस्तान के पास सीने हैं। तुम गोलियां चलाते चलाते थक जाओगे, लेकिन यहाँ के नौजवान सीना बढ़ाते बढ़ाते नहीं थक पाएंगे। इस बात को सोच लीजिए। तो ये जो पूरा जो मुद्दा हुआ पहलगांव का, आपको क्या लगता है कि जो लैप्स था, ये सिक्योरिटी लैप्स था, या फिर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं, या वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने आके घर पे आके हमारे अटैक कर दिया? वॉज इट अ इंटेलिजेंस गैप और द सिक्योरिटी गैप? बिल्कुल, ये जो पहलगांव हमला है, इसमें जो भारत के नागरिक जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों के प्रति मैं और हमारा पूरा राष्ट्र उनके संवेदना व्यक्त करता है, दुख भी प्रकट करता है। उनके साथ में हम खड़े हैं। और ये यकीन मानिए कि आपके पति, आपके बेटे, आपके भाई का बदला ये हिंदुस्तान की फ़ौज लेकर के रहेगी। हाँ, बिल्कुल ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी, हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर रहा होगा, और ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ हम अपने पर्यटकों को बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। और जहाँ रिजॉर्ट हैं, आपके होटल्स हैं, तो वहाँ हमें पहले से सुरक्षा के इंतज़ाम अगर किए हुए होते तो शायद हम इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक पाते। और ये भी सत्य है कि वो घटना एक दिन में आकर के वो घटना नहीं घटित हुई है, इसकी पहले से रैकी भी की गई है। इसमें वहाँ की जो लोकल सपोर्ट है उनको जो है वो ज़रूर शामिल है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, जब को पता होता है और लोकल व्यक्ति को यहाँ पे यार कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। और टेररिस्टों का मकसद क्या होता है? मकसद होता है लोगों को मार करके अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना, वो टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, उनको पता चले कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, ताकि लोगों में बड़े स्तर के ऊपर दहशत फैल जाए। तुम 26 लोगों से दहशत फैला दोगे क्या? अरे ये 140 करोड़ का देश है। अभी तुम ऐसे लोगों के साथ टकराए हो जो एक अपनी उमंग में व्यस्त रहे होंगे। अरे तुम किसी ऐसे योद्धाओं से टकराते तो तुम्हें पता भी चलता कि हिंदुस्तान की धरती बेटे और बेटियां पैदा नहीं करती है, शिंगनियों शेर पैदा करती है। शेरों के मुकाबले शिंगनियों का मुकाबला अभी नहीं हुआ तुम्हारे लिए। जिस दिन होगा उस दिन पैंट गीली हो जाएगी। और ये मैंने देखा है कि किस तरह से जो मिलिटेंट हिंदुस्तान की गोलियों के आगे वो नतमस्तक होते हैं और जहन्नुम में पहुंचते हैं। और मैं तो कहूँगा अब की बार कि जब वो धर्म पूछते हैं ना, धर्म पूछ के गोली मारते हैं, तो मिलिटेंटों को भी उनके धर्म के विरुद्ध उनको जलाना शुरू कर दो। क्यों नहीं जलाते भाई? दफनाते क्यों? लेकिन ये हिंदुस्तान क्योंकि एक संस्कृति वाला राष्ट्र रहा है, संस्कार वाला राष्ट्र रहा है, और ये संस्कार और संस्कृति हमें शांति देती है। और हिंदुस्तान ने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया है, हिंसा कभी नहीं की। इसी अहिंसा के बदौलत हमने बुद्ध दिए हैं, दुनिया ने युद्ध दिए हैं।
तो हम युद्ध पर विश्वास नहीं करते, हम बुद्ध पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बुद्ध अनंत काल तक अटल होगा और उसमें मानवता की कल्याण छुपा होगा। युद्ध हमेशा विनाश का कारण होता है। और हम इतने हेल्पलेस हो गए थे कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। यस, ये बिल्कुल सत्य है कि जब वो नज़दीक कैसे आए हैं, और मैं अचंभित ये हूँ कि यार जब हम बात करते होते ना तो हम एक ढीलापन, पकड़ ढीली हो जाती है हमारी, चाहे हमारे हाथों की, चाहे हम कोई जब हम weapons बात करते हैं तो हमारी पकड़ ढीली हो जाती है। ढीली हो जाती है, पकड़ ढीली हो जाती है। और जब हम शांत होते हैं तो मन, शरीर की ताकत बढ़ जाती है। और आप शांत बैठे हैं, वो बात कर रहा है, वो स्टेट पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं पकड़ ढीली थी। अगर यही एक सिविलियंस ने सेल्फ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग की होती, उसको उन चीज़ों के बारे में बताया हुआ होता, तो शायद वो इतनी आसानी से नहीं मरता, बल्कि एक आध को तो मार ही देता। और इतना उनमें साहस नहीं है कि उनके एक को मार दिया, एक को पकड़ लिया तो दूसरे गोली चला देंगे, साले वो भागने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो है विषय है कि हमें बचपन से लेकर के और बड़े होने तक हमें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, हमें पेरेंट्स भी इसके लिए जो है जिम्मेदार हैं। हमारा जो स्कूली सिस्टम है ये भी उसका जो है जिम्मेदार है कि हमें स्कूल लेवल के ऊपर, सोसाइटी लेवल के ऊपर क्यों हमें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। तो हमें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग होनी चाहिए यार। मौत तो आनी है ना, वो घर में भी आएगी, वो बंदूक के सामने भी आएगी। अगर जब मरना ही सुनिश्चित हो गया तो लड़ करके मरो यार। मैं तो ये चाहता हूं, जो लड़ करके मरेगा। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो लैप्स था, ये लैप्स कहाँ था? जैसे एक आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं, एक तो वो है। दूसरा, अगर आप हिंदुस्तान के लेवल पे देखें, वो ये जो लैप्स था, ये इंटेलिजेंस के लेवल पे था, ये विजिलेंस के लेवल पे था, या रैपिड रिस्पांस के लेवल पे था? किस लेवल पे था? ये तीनों ही लेवल पे था। राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी था कहीं नहीं, जो हमारी इंटेलिजेंस, विजिलेंस, लोकल जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, अथॉरिटी, वो उसका शायद कहीं आपस में लैप्स रहा होगा, गैप रहा होगा, तभी तो हम उन चीज़ों को सही टाइम से पता नहीं कर पाए और हमने वो इतने लोगों को उसके ऊपर जान गंवानी पड़ी है। हाँ, सच में हम कभी लगता है ना यार, हिंदुस्तानी ना हर आदमी पर विश्वास और भरोसा ज़्यादा करता है। जब तक हमें थप्पड़ नहीं लगता ना, तब तो हम ज़्यादा सचेत नहीं होते। अब इतना बड़ा थप्पड़ लगा, अब हम इतने सचेत हो रहे हैं। अगर हम पहले से सतर्क होते, जब ये पता है मुझे यार डिस्टर्ब एरिया है, 1990 से वहाँ टेररिज्म है, ख़त्म तो नहीं हुआ। क्या धाराएं हट गई हैं, लेकिन टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ। रोज हमारे सैनिक, हर हफ्ते एक ना एक सैनिक अपने राष्ट्र के लिए शहीद हो रहा है, उन मिलिटेंटों की कार्रवाइयों में शहीद हो रहा है। तो हम वहाँ पे बढ़ावा भी दे रहे हैं, हम वहाँ पर सिविलियंस को भेज भी रहे हैं जो निहत्ते हैं, जिनको हमें ट्रेनिंग नहीं दे रखी है। तो क्या हम उनको जो है उनकी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं? ये जिम्मेदारी नहीं है हमारी? इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना चाहिए? हमें अपने सिस्टम को मजबूत बनाओ, अपने आप में शेर बन जाओ। जब अगर हम अपने आप में शेर बन गए ना, तो दूसरा कितना भी बड़ा हो, साला मुंह फेर करके जाएगा। हमें अपने आप को स्ट्रांग करना होगा ना। तो ये हमें इंटेलिजेंस जो हमारे, ये निरंतर जब तक सतर्कता नहीं रहेगी। और ये देखिए, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पहाड़ है, कहीं नाले हैं, कहीं जंगल है, तो हर जगह फौजी नहीं बैठ सकता, हर जगह सैनिक नहीं खड़ा हो सकता। तो उनके निकलने के रास्ते हैं ना। अभी आपने कहा कि हम पहले सतर्क नहीं थे, अब हम सतर्क हो जाएंगे क्योंकि हमें चांटा पड़ गया।
पर एक बात बताइए ना, ये जो पूरा जो मुद्दा हुआ, जो हम अभी कर रहे हैं कि हमने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर देते हैं, या फिर जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस भेज देते हैं, या जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में उनको वापस भेजते हैं, हम ये करते हैं, इज दैट द सॉल्यूशन? No. आई मीन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? किस चीज़ की हम वेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये एक जैसे उन्होंने ये हमारे निर्दोष 26 लोगों को मारा, तो भारत सरकार या देश ने जो संधियां की हैं उनसे साथ कैंसिल करना, यानी एक प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, ये प्रेशर वाली चीज़ें हैं, और ये एक परमानेंट तो नहीं है नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये कुछ दिन उनको जो है आप पानी रोक सकते हैं, कुछ दिन आपने जो है इन डिप्लोमेट्स को भेज दिया, ये कुछ दिन के बाद फिर वापस भी आएंगे, वो सिंध नदी का पानी भी वहाँ पे जाएगा। हाँ, कुछ दिन के लिए उन लोगों को परेशानी होगी, दिक्कत होगी, लेकिन हम ज़्यादा दिन तो नहीं रोक पाएंगे। ये एक टेम्परेरी प्रेशर बनाने का एक तरीका है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट हमें इस प्रेशर के साथ साथ अपने मित्र देशों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के इनके जो टेररिज्म के आका हैं उनके ऊपर प्रहार करना चाहिए, जो इसको फीड कर रहे हैं, जो इसको फीड कर रहे हैं, जो इसको ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो ISI हो, हाँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनकी आर्मी का कोई ऑफिसर्स हो, क्योंकि वो अभी उसने जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, उसने भी इस घटना में अपनी भूमिका निभाई है। उनका ISI चीफ तो है ही है। उसके बाद जो इनके मिलिटेंटों के ग्रुप के आका हैं, जो इनके लीडर्स हैं, उनको भी सबक सिखाया जाना चाहिए। उनको भी जिस तरह से लादेन को अमेरिका ने सुबह तड़के जो है उसको जहन्नम पहुंचा दिया, तो वैसे ही इनको भी पहुंचाना चाहिए कि कुछ दिन जब इनकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, इनकी फंडिंग पे जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए कि भाई अगर ये इस टेररिस्ट ग्रुप को अगर कोई वो भी दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, तो वो फिर एक टेररिज्म देश ही कहलाएगा। इनकी फंडिंग अगर रुक जाए, इनके ऊपर इस तरह के और सारे प्रतिबंध, और इनको मारना, और फिर दूसरी चीज़ एक और मैं सोचता हूँ यार, आज हम एक टेररिस्ट के ग्रुप को मार दें, उसके लीडर को मार दिया, क्या सॉल्यूशन खत्म हो गया? दूसरा कोई लीडर बनेगा, फिर वो नफरत की आग में झुलसेगा, फिर वो नई ट्रेनिंग कैंप लगाएगा, फिर भारत के, पाकिस्तान के और पड़ोसी देशों के युवाओं को बरगलाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेगा, और फिर उसको टेररिस्ट बनाएगा, फिर उसको मानव बम बना करके फिर लोगों की हत्या कराएगा। तो साइकिल कहाँ रुकेगा? ये साइकिल कहाँ रुकेगा? ये साइकिल शायद तभी रुक सकता है जब पूरे विश्व के धर्म गुरु अपने धर्मों के अंदर कट्टरता ना दिखा करके उनके विचारों को, व्यवहारों को बदलने की चेष्टा करें। क्योंकि मुझे उस बच्चे को याद आता है, अभी जब बात कर रहा हूँ तो एक बच्चे ने मुझे सवाल किया, बोला सर पूरे विश्व का पूरा बारूद, हथियार सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर तो युद्ध नहीं होगा ना अंकल? हाँ बेटा, युद्ध तो होगा। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है बेटा, युद्ध हथियारों से नहीं होता, थॉट से होता है, विचारों से होता है। ये जो हमारे वेपन्स हैं, ये तो इंसान को मारने के साधन है। पर युद्ध तो दिमाग के अंदर चल रहा है, युद्ध तो विचारों से चल रहा है। तो जब तक विस्तारवादी भावना, साम्राज्यवादी भावना, जब तक ये धार्मिक कट्टरता की भावना समाप्त नहीं होगी, तब तक ये युद्ध चलते रहेंगे। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि लोगों में आध्यात्म को जगाओ, आध्यात्म से जोड़ो, और यही आध्यात्म उनके इन विचारों को बदल सकती है
और विचार बदलेंगे तो दुनिया में शांति आ सकती है। बाकी तो लोग, हमारे देश इन्हीं में, क्योंकि उनको फायदा है, बड़ी मोटी रकम होती है हथियार बेचने का। जितना टेररिज्म होगा उतना उनके हथियार बिकेंगे, एक्सप्लोजिव बिकेगा, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो कुछ लोग तो चाहते भी नहीं है टेररिज्म खत्म हो, क्योंकि उनकी इनकम और सोर्स खत्म हो रहा है। एक और बात बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिन सिपाहियों ने किया होगा उनका नाम तो मेरे को नहीं पता, पर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का नाम बुलंदियों पे था कि इस मिनिस्टर ने करवाया, मोदी जी ने करवाया, शाह साहब ने करवाया। अभी जब अटैक हुआ 26 लोग चले गए, पर कोई मोदी से क्यों नहीं पूछता, कोई शाह साहब से क्यों नहीं पूछता, कोई करंट गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछता? एक्चुअली में क्या है कि लीडर और राष्ट्रभक्त लीडर दोनों में फर्क होता है। लीडर सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के लिए लीडरशिप करता है, और जो राष्ट्र लीडर होता है वो राजा का दायित्व तो बनता है कि अपनी गलतियों को स्वयं स्वीकार करना, अपनी उपलब्धियों को जनता को जो हम बताने का अधिकार रख सकते हैं, तो हमें गलतियों को भी स्वीकार करना और जनता को बताने का साहस होना चाहिए, साहस होना चाहिए। तो हम क्यों डर रहे हैं? अब कोई भी ऐसा मीडिया पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा मीडिया हाउस नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंटरेक्ट करके उनसे पूछ सके, बात कर सके, कह सके। पता नहीं कौन सा डर हो रहा है। हम ये तो सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछोगे भाई? पहले तो मीडिया नहीं थी, जब राजाओं का राज होता था, जब तो मीडिया नहीं थी। गुप्तचर विभाग तो तब भी था। गुप्तचर फेल होता था तो उस राजा वो अपनी उस चीज को स्वीकार करता था, लोगों को बताता था। लेकिन आज के राजा ऐसा नहीं है, क्योंकि बताने से शायद हो सकता है मेरी सीट कम हो जाए, लोग मुझसे नफरत करने लग जाएं, मुझे गद्दी से उतार दें। तो ये तो मेरे को लग रहा है कि ये जो सत्ता चल रही है आज की सत्ता, ये कुर्सी तक है, लोगों के हित तक नहीं है। फौज, लोग कहते हैं फौज के हाथ खोल दिए, मैं कहता हूं फौज के हाथ बंधे कब थे भाई? 1947 से आज 2025 तक फौज के हाथ कभी नहीं बंधे। अगर हाथ बंधे होते ना तो 47 में जिस तरह से फौज ने अपना काम करके दिखाया, वो कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। अगर फौज के हाथ बंधे होते तो 71 में बांग्लादेश का निर्माण न होता। फौज के हाथ बंधे होते तो 99 के अंदर जो कारगिल हुआ तो ये लेह हमारा नहीं होता। फौज के हाथ कभी नहीं बंधे। फौज अपने नीचे से लेकर के हाई लेवल कमांडर तक एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से काम करती है, अपनी स्ट्रेटेजी से काम करती है, अपनी स्किल से काम करती है, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है। उन जानते हैं जिम्मेदारी हमारी है। तो और जो एक्चुअल में ना जो शांत होता है ना, उसकी जो ऊर्जा है वो अपने आप पूरी तरफ पहुंच जाती है। चंदन खुशबू होती है ना, चिल्लाता है कि अभी खुशबू होती है, मेरी खुशबू आ जाओ, अपने आप उस चंदन की खुशबू पूरी प्रकृति में महक ला देती है। तो फौज वही चंदन थी, कभी उसने मीडिया का सहारा नहीं लिया, कभी किसी का नहीं लिया कि हमने ये किया, हमने ये किया। जो पहले एक कहावत थी ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हम कभी नहीं ना, फौज अपना काम करती रही, अपना उन्होंने अपनी लीडरशिप बढ़ानी, उन्होंने अपनी जो है ना इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देनी, अपने सबॉर्डिनेट का ट्रेनिंग करना। अगर कोई भी ये एक्शन किसी ने किया उसका रिएक्शन करना है। और तो अब जो है नई तरह की जो है राजनीति शुरू हुई है कि काम कोई और करेगा, नाम किसी और का होगा।
आपने कहा कि उन्होंने एक्शन किया और हमने रिएक्शन किया। इस समय आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान कैसे रिटेलिएट करेगी? हाँ, करेगा। अपनी स्ट्रेटेजी जो है बड़े स्तर के ऊपर बनाई जाएगी और स्ट्रेटेजी के तहत एक पूरा टाइम प्लान, वर्क प्लान, ये सब कुछ बना करके और उसके बाद मुकम्मल उनको सज़ा दी जाएगी। सज़ा फौज देगी, लेकिन फिर कह रहा हूँ उसका उपयोग राजनीति करेगी। आपको लगता है हिंदुस्तान इस बारी वॉर डिक्लेयर करेगा? नहीं, हिंदुस्तान वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि वॉर हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो हम बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं और जो हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो वो नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि वॉर का एक दिन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और वॉर जब चलती है कितने दिन चलेगी ये पता नहीं है, क्योंकि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन की जो तो उसकी स्ट्रेटेजी को भी समझना चाहिए, उसके सपोर्टर कौन कौन है उसको भी समझना चाहिए। अभी हमने युद्ध की अगर बात करते हैं, रूस ने यूक्रेन के ऊपर, अभी हम कुछ देर पहले इस इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि उनको लगा कि 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध खत्म हो जाएगा। देखो 2 साल होने को आए हैं, वो युद्ध खत्म नहीं हो रहा। अब रसिया इतना बड़ा देश है, वो हड्डी बन गई है गले की, ना उसको सटक पा रहा है ना उगल पा रहा है। तो ये इतने बदतमीजी कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान छोटा सा देश है, सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसके सपोर्टर बहुत हैं। ये अगर हमने युद्ध छेड़ दिया तो ये मत सोचना हम ये तो मीडिया ये सोच कर रही है कि जैसे कल ही युद्ध हो जाएगा, अभी आटे का गोला निकलने वाला है। भैया ऐसा नहीं होता, ठीक है। छोटा सा देश बेशक है, लेकिन वो परमाणु उसके पास है और उसके सपोर्टिंग में बहुत सारे देश खड़े हैं, ठीक है। तो हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे जिससे कम से कम नुकसान हमारा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट कर दें, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो हमारा विकास भी जारी रहे और इन टेररिस्ट या इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले आकाओं को भी हम सबक सिखाते हैं। तो हमें ये काम भारत सरकार करेगी। भारत सरकार अपनी फौज से कराएगी, लेकिन फौज अपने मिशन। बहुत बढ़िया लगा आपने जब कहा कि भारत सरकार करेगी, फिर एक अच्छी सी स्माइल आई आपके चेहरे के ऊपर। उसने बहुत कुछ कह दिया कि भारत सरकार अपनी सेनाओं से कराएगी। मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी वॉर छेड़ती है तो मात्र 7 दिन में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी हो जाएगी, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्थिति जो है आज की डेट में बहुत बुरी हुई है। कह रहे हैं 7 दिन में हो जाएगी। पर अगर हिंदुस्तान को अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, एक साइड चाइना है, एक साइड पाकिस्तान है, बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है, श्रीलंका है, उनकी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में कौन सा देश किसको सपोर्ट करना चाहेगा? चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, रशिया हमें सपोर्ट कर सकता है, ये जो यूएस है कहाँ पे जाएगा, क्या होगा क्या उसका? यूएस मुझे लग रहा है उस समय न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारा खुल करके सपोर्ट नहीं किया है। रसिया ने हमारा खुल करके सपोर्ट किया है। चाइना तो खुल करके पाकिस्तान का है ही है, सपोर्टर है कि आपका बांग्लादेश ये भी इसका सपोर्ट करेगा। हमारा 2 फ्रंट खुल जाएंगे। 2 फ्रंट, तो हम रेडी हैं उस 2 फ्रंट पे वॉर डिक्लेयर करने के लिए? तो हाँ, नहीं वॉर होगी, फौज तैयार है, हाँ, ठीक है। क्योंकि जब ये युद्ध छिड़ता है ना, तो युद्ध का 1 सेकंड 1 वर्ष लगता है। जन को जो युद्ध में नहीं रहे हैं उनको युद्ध की स्थिति और परिस्थितियों का ज्ञात नहीं है। वो कहते हैं युद्ध होना चाहिए। उस परिवार से जाकर के पूछ लेना जिनका बेटा युद्ध में होता है।
उसको हम एहसास नहीं कर पाते। और युद्ध महाभारत में भी कहा है, कृष्ण भगवान ने ही कहा है कि युद्ध शांति स्थापित करने का आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं, क्योंकि युद्धों से शांति नहीं होती है। तो ये चीजें हैं कि हम फ्रंट पे लड़ सकते हैं, 2 फ्रंटों पे लड़ सकते हैं और अपने राष्ट्र को मजबूत, देखो फौज सक्षम है, लेकिन इस सक्षमता में भी जो आज की राजनीति है उसमें सेंध लगा दी है, वह अग्निपथ। यादव जी, लास्ट प्रश्न कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, क्या लगता है कब तक चलता रहेगा और इसका प्रैक्टिकल क्या अप्रोच क्या होना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, देखो हम पूरी दुनिया ही एक अलग दिशा में जा रही है। आज पूरी दुनिया का 70-80% इकोनॉमी इंसान को मारने के लिए खर्च किया जा रहा है, इसमें गोला बारूद, तमाम चीज़ें। जो 30 और 20% जो इकोनॉमी है, जो पैसा है दुनिया का, वो मानव के डेवलपमेंट में है। वाह। हमारी सोच कहाँ जा रही है? आज सोच का ही फर्क है। जो देश ज्यादा लोगों को मारने की क्षमता रखता है, वो देश शक्तिशाली है। या सो ट्रू। सोचो जरा, जो देश अपने लोगों को ज्यादा शिक्षित करने के लिए, उनको ज्यादा एक इंसान बनाने के लिए जो काम कर रहा होगा, वो पावरफुल नहीं है। जब पूरी देश के जो है वैज्ञानिक, सब शिक्षाविद कहते हैं शिक्षा शक्ति है। कैसी शक्ति है? मानव को मानव बनाने की शक्ति है। लेकिन मानव को मारने की शक्ति में इस शक्ति का उपयोग कर रहा है। जब तक दुनिया में सोच का परिवर्तन नहीं आएगा तो कुछ नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हम दुनिया को बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर एक एक नागरिक, एक एक इंसान अपने आप को बदलने लगा, तो घर, समाज और राष्ट्र परिवर्तन हो सकता है। हमें अपने आप को बदलना होगा और अपने इसी विचारधारा से हमें आगे की तरफ जीवन को जीना होगा। और मैं कहता हूं कि यार, आप सब करो, जीवन को एंजॉयमेंट से जियो। जितना आप एंजॉय इस जीवन में कर सकते कीजिए, लेकिन होश में, सतर्कता में। आप अपने प्राणों की स्वयं रक्षा के काबिल हो, क्योंकि एक पहलगांव नहीं, न जाने आगे कितने पहलगांव हो। न जाने, ये जरूरी है कि आज पहलगांव में हुआ, कल दिल्ली में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है। तो आप हर जगह तो नहीं कोई रक्षा के लिए आएगा, और हुआ है। तो आत्मरक्षा के काबिल होने चाहिए। और जब यह स्थिति आए तो डरपोक और बोझदिल नहीं, बल्कि योद्धा सक्षम बने। अभी आप मेरे से सवाल करेंगे एकदम से, नहीं आप तो सैनिक है इसलिए कह सकते हैं। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो कौन से सैनिक थे भैया? वो भी तो किसानों के बच्चे थे, मजदूरों के बच्चे थे, लेकिन उनके अंदर राष्ट्र प्रेम था, जागृत हुआ ना। तो ऐसे क्यों नहीं? हम सब को इस तरह के मॉडल्स तैयार करें और अपने बच्चों को। और एक दूसरा एक आता, अरे ये तो अबला है, नारी के लिए अबला बोल। अबला नहीं है भैया, वो सबला है, सबल है, शक्ति है वो। हमने बचपन से उसके मन में, मस्तिष्क में एक छवि बना दी, अरे ये तो कमजोर है, पुरुष का सामना नहीं कर सकती। अरे यही अबला, जिसको तुम अबला कह रहे हो, ये फाइटर पायलट चला रही है,
ये रानी लक्ष्मीबाई थी, ये टैंक चला रही है, हैं, ये क्या नहीं कर रही है। अभी हैं, यही अबला थी जो 9 महीने स्पेस में रह करके आई है। अबला कैसे होगी, ये सबला है। सिर्फ हमें बच्चों को जब हम जगते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, वो रोने लगते हैं ना, अरे उसको डराना शुरू कर देते हैं। बिल्ली आ जाएगी, चुप हो जा, ये आ जाएगा, चुप हो जा, वो फायर हो गया, चुप हो जाएगा। अरे डराओ मत भाई, उनमें डर पैदा मत करो, उनमें साहस पैदा करो, साहस भरो। और जब साहस की बात होगी तो वो बड़ा होगा, तो वो साहस के साथ में जिएगा, अपने जीवन को जिएगा। तो हमेशा होश में सतर्क रह करके अपने जीवन को एंजॉयमेंट करो, और जब जरूरत पड़े इस राष्ट्र को समर्पित हो जाओ। इससे बड़ा जीवन का कोई धर्म नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब, एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का, अपने विचार रखने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, एंड आपको हम दोबारा लाना चाहेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।